स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आई वेलकम ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं बीट्स, जो कि काफ़ी दिनों से आपको परेशान कर रहा था कि बीट्स में क्या क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। बीट्स हर जगह आ जा रहा था, स्टेशनरी वेव्स में भी आ जा रहा था, इवन ये ट्रांसवर्स वेव्स में भी आ गया था। लेकिन आज इसका हम ख़त्म कर देंगे कि हाँ ये क्या कहानी है और क्या नहीं है। तो आगे बढ़ने से पहले छोटा सा एक रिकॉल हम करेंगे। क्या है रिकॉल? देखिए, स्टेशनरी वेव में ऐसा होता था, स्टेशनरी वेव्स कि एक वेव इधर से आएगी, दूसरी वेव इधर से आएगी, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन ऑपोजिट होना चाहिए, डायरेक्शन ऑपोजिट होना चाहिए। तब वो एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस करके, यानी कि बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन दे विल फॉर्म स्टेशनरी वेव्स। ऐसा हमने पढ़ा? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही पढ़ा था। अब बीट्स क्या है? बीट्स थोड़ा सा ऑपोजिट है इसका। क्या है कि व्हेन वी हैव टू वेव्स ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन इन ए मीडियम, किसी एक मीडियम में दो वेव ट्रेवल कर रही है जिनका एम्पलीट्यूड तो सेम है और डायरेक्शन भी क्या है? सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। ओके, तो एम्पलीट्यूड यहां पर भी सेम था, लेकिन यहां डायरेक्शन ऑपोजिट था, यहां डायरेक्शन क्या है? सेम है। ये तो हो गया डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस क्या है? एक और तीसरा डिफरेंस ये होगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होगी, यानी कि F1 और F2। ओके, यानी कि ω1 और यू कैन से ω2। क्यों? क्योंकि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? 2πf होता है। तो दो ऐसी वेव जो किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही हो, जिनका एम्पलीट्यूड सेम है बट फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट, देन वी कम टू द फिनोमिना दैट इज नोन एज ए बीट्स। क्या है? अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। कंसिडर टू साउंड वेव्स, तो ये दो साउंड वेव्स है, ओके, हैविंग इक्वल एम्पलीट्यूड्स and traveling in a medium, okay, in the same direction. Yes, it's the same direction but having slightly different frequency. उनका फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगा। यहाँ एक वर्ड गौर करने वाली बात है, slightly different. What does it mean to say slightly different? Why don't we say simply different? क्योंकि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, F1 माइनस F2 कहो या फिर F2 माइनस F1, ओके, तो F1 माइनस F2 के या F2 माइनस F1 सेम बात है, जो आगे जाके पता चलेगा। इट मस्ट बी लेस देन 16 हर्ट्ज। कितना कम होना चाहिए? 16 हर्ट्ज से कम ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए वो भी हम बातचीत करेंगे। यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत ही कम होना चाहिए, तभी जो बीट्स बनेगी हमें सुनने लायक होगी। यानी कि ऑडिबल बीट्स आर audible only and only if the frequency difference of the frequency is less than 16 hertz. ओके, तो पहला पॉइंट हम यहाँ ये लिखेंगे, beats are audible okay, if difference of the frequencies is less than 16 हर्ट्ज। अदरवाइज क्या होगा? बीट्स तो बनेगी लेकिन हमें नहीं सुनाई देगी। तो वो बीट से ही क्या काम की जो हमें सुनाई ना दे, है कि नहीं? तो ये 16 हर्ट्ज से कम ही होनी चाहिए। तो कर्क नहीं करना है, लिखना है, ठीक है। चलिए, अब बात आती है कि सर बीट्स की डेफिनेशन तो बहुत बढ़िया है, समझ में आया, लेकिन बीट्स होती क्या है? बीट्स होती क्या है यही समझ में नहीं आया। तो यही समझते हैं। देखिए, पहला एक वर्चुअल एग्जाम्पल देता हूँ, उसके बाद मैं खुद एक डेमो करके दिखाता हूँ। ओके, तो कैमरा चेक करने दीजिए। चलिए, कैमरा चल रहा है। वर्चुअल एग्जाम्पल क्या है? मान लेते हैं यहाँ पर एक हम ढोल की बात कर रहे हैं, ड्रम, चलिए जो भी ढोल या ड्रम जो भी, सीधा ही बना देते हैं, वरना तिरछे में फिर आपको एंगल वाला प्रॉब्लम कि नहीं ऐसा है, ऐसा कैसे, ऐसा ही होगा। चलिए, तो दो ढोल मैंने दिखाए, ढोल नंबर 1 और ये ढोल नंबर 2। अरे ढोल का मतलब वही है जो
नवरात्रा के टाइम बजाते हैं, फिर शादी इवेंट के वगैरह यूज में होता है ना। चलिए, तो ढोल 1 और ढोल 2 ये भी एक साउंड वेव जनरेट कर रहा है जिसका एम्पलीट्यूड ए है। ये भी एक साउंड वेव जनरेट कर रहा है जिसका एम्पलीट्यूड ए है, लेकिन इसका फ्रीक्वेंसी f1 है, इसका फ्रीक्वेंसी f2 है। ओके, चलो, तो मैं ऐसा कह देता हूं फ्रीक्वेंसी इज 1 हर्ट्ज। कितना? 1 हर्ट्ज। इसको मैं कह देता हूं लेट्स से 10 हर्ट्ज, मान लिया ना। डिफरेंस कितना है दोनों के बीच का? 1 माइनस 10, यानी कि वो f2 माइनस f1 को या f1 माइनस f2 डजंट मैटर। तो 10 माइनस 1 यानी कि 9 हर्ट्ज है, तो हमें सुनाई दे जाएगी। करेक्ट, सुनाई देगी, बढ़िया बात है। तो अब क्या करें? अब ये करो कि सबसे पहले तो मीडियम कौन सा है? मीडियम ये है, एयर मीडियम। और यहां पर मैं हूं, जो मैं सुन रहा हूं क्या? म्यूजिक। क्या? देखिए, अब देखिए फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि 1 सेकंड में उसका कितना साइकिल है? एक ही साइकिल हुआ। 1 सेकंड के अंदर उसका एक ही साइकिल कंप्लीट हुआ, जबकि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10 हर्ट्ज, यानी कि 1 सेकंड के अंदर इसके कितने साइकिल कंप्लीट हुए? इसके कितने साइकिल कंप्लीट हुए? 10 साइकिल। यानी कि यहां पर जो वेव है उसका फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है, डेट्स वाई इट्स 1 सेकंड में एक ही साइकिल कंप्लीट करेगी। वहीं पर ये जो वेव है वो 1 सेकंड में 10 साइकिल कंप्लीट करेगी, इजंट इट? 1 2 3 10 बना लेना, है ना, ये 10। तो यहां तक पहुंचेंगे तो इसके 10 साइकिल होंगे, ये 10 साइकिल्स। इसका मतलब यही तो हुआ ना भाई, 1 हर्ट्ज मतलब 1 साइकिल 1 सेकंड में, 10 हर्ट्ज का मतलब 10 साइकिल इन 1 सेकंड। ओके, अच्छा, तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। इसका डिफरेंस का हमें क्या इफेक्ट होगा? तो देखो, ये ढोल बजा रहा है क्या कि 1 सेकंड में इसने एक बार जोर से बजाया, दूसरी बार इतना, 2 ही बार ये जोर से बजा रहा है, यानी कि 2 टाइम्स लाउड। इसमें कितनी बार आएगा? 20 टाइम्स लाउड। सही है? या फिर इसका ऑसिलेशन ज्यादा है, ऐसा कह सकते हैं। यानी कि लाउडनेस पर हम बाद में जाएंगे, पहला ये समझो कि इसका फ्रीक्वेंसी कम है और इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। इस वजह से मुझे 2 डिफरेंट साउंड वेव्स का सुपर पोजिशन सुनाई देगा, और उसी को हम कहते हैं बीट्स। सही ना? यानी कि 2 स्पीकर हैं, पहला बज रहा है 1 हर्ट्ज पर, दूसरा बज रहा है 10 हर्ट्ज पर। दोनों मुझे सुनाई दे रहे हैं, एक ही मीडियम में सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करते हुए आ रहे हैं। तब मुझे जो सुनाई दे रहा है वो क्या? वास्तव में बीट्स है। होम थिएटर, हाँ, होम थिएटर। ओके, जैसे और फील करते हैं, एक मैंने बॉक्स रखा हुआ अपने पास आप लोगों के लिए। बॉक्स ये रहा, तो मैंने बॉक्स, इसको मैं साउंड वेव सब जनरेट करवाते हैं। देखिए क्या किया मैंने कि पहले 1 सेकंड में मैं इससे 2 ही बार क्या करवा रहा हूं, मतलब 1 हर्ट्ज है इसकी फ्रीक्वेंसी, तो पहला फ्रीक्वेंसी इसका 1 हर्ट्ज है, तो 1 एम्पलीट्यूड मैंने सेम रखा। ओके, तो पहली वेव हमने जनरेट करवा दी, पहली वेव हमने जनरेट करवा दी, तो एक यहां पर लाउडनेस, एक यहां लाउडनेस। ठीक है, अब दूसरी साउंड वेव क्या है देखें जरा। तो ये क्या है? ये दूसरा साउंड वेव है, ये दूसरा साउंड वेव है जिसमें फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा थी। अब इन दोनों को एक साथ सुनो, इन दोनों को एक साथ सुनो, आप ही को सुनना, मैं नहीं सुना सकता। ठीक है, तो एक साथ सुनेंगे तब जो चीज हमें फील होगी वो क्या है? बीट्स, है ना। तो इससे बढ़िया फील आपको नहीं हो सकता बीट्स, और इससे भी ज्यादा फील लेना तो गाना सुन के देखना। बीट्स, 2 अलग अलग गानों को एक साथ सुन लेना, देन व्हाट यू फील दैट इज द बीट्स। ओके, लेकिन कंडीशन कि डिफरेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसी मस्ट बी लेस देन 16 हर्ट्ज। ओके, कुछ बुक्स में 10 और या 8 हर्ट्ज भी होता है, लेकिन कुछ बुक्स का मैं क्या मतलब, किसी एक बुक को रेफर करना है तो कर दिया। ठीक है, ओके। नाउ अब आते हैं डेरिवेशन पर। बीट समझ में आ गई, लेकिन डेरिवेशन तो करना ही पड़ेगा। कंसिडर 2 साउंड वेव, तो 2 साउंड वेव हम कंसिडर कर लेते हैं। तो साउंड वेव है तो जाहिर सी बात है प्रेशर की तो बात कर ही सकते हैं। तो पहला साउंड वेव फर्स्ट, साउंड वेव 1, लेट्स से P1 इज इक्वल टू P नोट ओमेगा 1, सॉरी P नोट साइन ओमेगा 1 T माइनस एक्स अपॉन V।
करेक्ट? जी हाँ, एकदम करेक्ट। P2 एंड साउंड वेव 2। कुछ लोगों को कंफ्यूजन आया होगा, मैं भी क्लियर करता हूँ, डोंट वरी। P नोट साइन ओमेगा 2 t माइनस एक्स बाई वी। देखिए मैंने क्या किया है यहाँ पर, t माइनस एक्स बाई वी। ओके, चलिए अब अच्छा, इसको अलग से लिखने की जरूरत ही नहीं थी, इसको यहाँ लिख दो अभी, ठीक? इट्स बेटर। मैंने कुछ नया नहीं लिखा है। y इक्वल टू ए साइन ओमेगा t माइनस एक्स बाई वी। दिस वन रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ ए वेव ट्रेवलिंग इन ए पॉजिटिव x डायरेक्शन, क्योंकि पॉजिटिव x डायरेक्शन होगा, ऑपोजिट साइन है, विद द वेलोसिटी v एंड द फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ओमेगा यानी कि 2πf। ओके, नाउ ए साइन ओमेगा t माइनस ओमेगा बाई वी एक्स, इसको मैं क्या लिख दूंगा, ओमेगा ही लिखूंगा, इसको क्या लिख दूंगा, के, यानी कि साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो मैंने वही चीज़ लिखी है, वही चीज़ लिखी है। डिफरेंस क्या है? देन व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस ये है कि P1 इक्वल टू पी नोट साइन ओमेगा 1 को अंदर मल्टीप्लाई करो टी माइनस ओमेगा 1 बाई वी एक्स, करेक्ट? अब ये ओमेगा 1 इट्स ओके, ये क्या बन जाएगा, के की जगह K1 हो जाएगा, बस इतना सा डिफरेंस है। तो वो नहीं लेते हैं तब भी चलता है, हम ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है ना? चलिए, so okay, it's equation number 1, it's equation number 2. now what will happen कि वो दोनों मिल रही है, किसी एक जगह मिलेगी तो क्या होगा, बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन रिजल्टेंट वेव, रिजल्टेंट प्रेशर चेंज कैन बी गिवन एज क्या आ जाएगा कि फाइनल जो प्रेशर होगा दैट इज सिंपली P इक्वल टू P1 प्लस P2। अरे इतना आसान है कि नहीं, आंख बंद करके लिख देते इसे, P नोट साइन ओमेगा 1 t माइनस एक्स बाई वी प्लस P नोट साइन ओमेगा 2 t माइनस एक्स बाई वी। और ये डेरिवेशन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना है, क्योंकि बीट्स का जो टॉपिक है साउंड वेव्स के अंदर है, वहाँ से न्यूमेरिकली खूब बना अपने स्टेट बोर्ड में भी, तो सीईटी वालों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, और बाकी सबके लिए इंपॉर्टेंट है ही, उसमें कोई कहने की बात ही नहीं। पी नोट और पी नोट मैंने कॉमन ले लिया, साइन ओमेगा 1 टी माइनस एक्स बाई वी, ओके, प्लस साइन ओमेगा 2 टी माइनस एक्स बाई बी। अब देखिए फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, अरे ये क्या कर रहे हैं, फिर से ट्रिग्नोमेट्री आ गई, याद दिला देता हूं क्या है ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। साइन सी प्लस साइन डी, यही काम आने वाला है इसलिए बता रहा हूं, क्या कि ट्वाइस ऑफ साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। तो देखो साइन ये पूरा क्या है, सी है, प्लस साइन ये पूरा क्या है, डी है। फॉर्मूला क्या लगेगा, साइन सी प्लस साइन डी, और पी नोट को साइड में रखना है, ठीक है? लगा देते हैं। वो फॉर्मूला साइड में लिख लो, वरना फिर भूल जाओगे, ठीक है? यहां तक लिख के फ्री हो जाए एक बार, हो गए फ्री? चलिए आगे बढ़ सकते हैं। ओके, अब हम आगे हैं यहां पर पी नोट ट्वाइस ऑफ साइन, फॉर्मूला लगा दे रहा हूं मैं, है ना, ट्रिग्नोमेट्री का, ट्वाइस ऑफ साइन। अच्छा ये मैंने ऊपर तो नहीं लिख दिया ज़्यादा, नहीं सही लिखा, ट्वाइस ऑफ साइन सी प्लस डी, तो सी प्लस डी मैं अलग करके दिखा दे रहा हूं, सी ये पूरा सी है, प्लस डी ये पूरा डी है, डिवाइड बाई 2। तो ये सी प्लस डी बाई 2 है ना, यहाँ आएगा ना सी प्लस डी बाई 2, तो मैं सी प्लस डी बाई 2 को अलग से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, क्या कि टी माइनस एक्स बाई वी, टी माइनस एक्स बाई वी कॉमन है, तो कॉमन रखो, और साथ में क्या आ जाएगा, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2। ओके, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, लिख देते हूँ,
तो डायरेक्ट आ जाएगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2 ब्रैकेट में t माइनस एक्स बाई वी। ओके, तो ये आ गया साइन वाला टर्म, ट्वाइस ऑफ साइन c प्लस डी बाई 2 और कॉस ऑफ c माइनस डी बाई 2 क्या आ जाएगा देखें। ये आपको लिख लेना भाई, वरना फिर आगे जाके कन्फ्यूजन रहेगा आपको कि ऐसे कैसे हो गया, ये कहाँ से आ गया, ये यहीं से आ गया है। c माइनस ये पूरा c है माइनस डी डिवाइड बाई 2। ओके, क्या करें, t माइनस एक्स बाई वी कॉमन है तो ले लो, और अंदर में क्या बच गया ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2। तो यहाँ प्लस वाला आ गया, वहाँ माइनस वाला आ गया, डेट्स इट। ओके, तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन 2 एंड हियर इट इज t माइनस एक्स बाई वी। ओके, बढ़िया, और इसे हम कर देते हैं ब्रैकेट क्लोज। बस यही एक फॉर्मूला था जो इतना बड़ा दिख रहा है, बाकी तो बस आसान है, बाकी सब आसान है। चलिए, आसान है। ओके, ये यहाँ तक हमने लिख दिया इक्वेशन। p इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 2 इंटू पी नोट हो जाएगा 2 पी नोट, साइन का टर्म बच गया क्या, साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 ब्रैकेट में आ गया t माइनस एक्स बाई वी। वहाँ क्या रह जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2, ये t माइनस एक्स अपॉन वी। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी हमने यूज की है हियर, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइड बाई 2, इसको मैंने कहा है ओमेगा, और ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 को ये कहा है मैंने डेल्टा ओमेगा। ठीक है, अब इसका मैं यूज कर रहा हूँ वहाँ पर इस इक्वेशन में, क्या आ जाएगा p इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी नोट साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइड बाई 2, इसकी जगह मैंने क्या यूज किया है ओमेगा। क्यों यूज किया है उस पर भी हम आने वाले हैं थोड़ी देर में, ओमेगा t माइनस एक्स बाई वी, और यहाँ पर कॉस ऑफ ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 को क्या लिखा है डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाई 2, और ये t माइनस एक्स अपॉन वी। तो यहाँ तक हम पहुँच गए साइन और कॉस के लिए। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं इन दोनों के कंपोनेंट्स के अलग अलग। तो यहाँ तक लिखिए इसे, तो इस इक्वेशन को मैंने इस तरह लिखा है कि 2 इंटू पी नोट तो लिख दिया, कॉस वाला टर्म मैंने पहले लिखा, कॉस वाला टर्म पहले लिख दिया है, डेल्टा ओमेगा बाई 2 t माइनस एक्स बाई वी, और साइन वाला टर्म यहाँ लिख देते हैं लास्ट में, साइन ऑफ ओमेगा t माइनस एक्स बाई वी। अब इसमें क्या किया है, एक और अजम्पशन, इस पूरे जो टर्म को मैंने कहा है ए यानी कि एम्पलीट्यूड ए, तो इसको मैंने ए से रिप्रेजेंट किया, तो इसे ए लिखेंगे, p इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा t माइनस एक्स बाई वी। तो ये अपने पास फाइनल इक्वेशन आया है प्रेशर का, जिसमें हमने इस पूरे को क्या माना है एम्पलीट्यूड ए माना है। एम्पलीट्यूड ए माना है, तो अब एम्पलीट्यूड ए के लिए हम थोड़ी सी बात करेंगे कि एम्पलीट्यूड ए क्या था, क्यों माना गया है। देखिए, जो एम्पलीट्यूड ए है एम्पलीट्यूड ए इक्वल टू मैंने क्या लिखा है यहां पर 2 पी नोट कॉस ऑफ डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाई 2 t माइनस एक्स अपॉन वी। अब यहां पर खास बात क्या है कि एम्पलीट्यूड जो है वो टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी कर रहा है, तो पहली लाइन में यही लिखेंगे एम्पलीट्यूड वेरीज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम।
तो टाइम के रेस्पेक्ट में ये चेंज हो रहा है। अगर ये टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो एम्पलीट्यूड तो हमने जहां तक समझा है तो एम्पलीट्यूड हमेशा क्या रहता है, एक कांस्टेंट वैल्यू रहता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो क्यों नहीं है उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। तब तक आप ये यहाँ तक लिखिए फाइनल इक्वेशन को प्रेशर का। मैं इंक फिलअप करता हूँ। देखिए आगे, तो एम्पलीट्यूड जो है इसके साथ वेरी कर रहा है। अब देखिए मैं फाइनल रिजल्ट आपको बताता हूँ कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। यहाँ तक हम मैथमेटिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग चलते आ रहे थे, बढ़िया है। चलते आए हमने देखा कि इसको हमने एम्पलीट्यूड कहा और ये जो एम्पलीट्यूड था वो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा था। यानी कि डेल्टा ओमेगा जो है स्टूडेंट वो है ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, और जो ओमेगा है अपना ये लिख के हटा देता हूं मैं, है ना। जो ओमेगा है दैट इज, तो डेल्टा ओमेगा मैं यहां लिखता हूं ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 एंड ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइड बाई 2। ओके, चलिए अब मैंने क्या कहा, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल लो, ओमेगा 1 इज इक्वल टू 50, ओमेगा 2 इज इक्वल टू 40 लिया। नाउ टेल मी डेल्टा ओमेगा कितना आएगा। डेल्टा ओमेगा आएगा 50 माइनस 40, इट्स 10, सॉरी 10 आएगा ना, करेक्ट, इट्स 10। ओके, इट्स 10। नाउ ये कितना आ जाएगा, 50 प्लस 40 डिवाइड बाय 2, यानी कि इट्स 45। 45 यानी कि यहां से हमें यह पता चल गया, हमेशा ही जब तक हम बीट्स की बात करेंगे, वेन एवर वी टॉक अबाउट द बीट्स इज व्हाट वी विल राइट, दैट ओमेगा इज ग्रेटर देन डेल्टा ओमेगा। लेकिन यहां पर देखो डेल्टा ओमेगा बाय 2 का टर्म है क्या, तो अगर डेल्टा ओमेगा 10 है तो मुझे बताओ डेल्टा ओमेगा बाय 2 कितना आएगा, ये तो 5 ही आएगा। यानी कि एग्जाम्पल लिया है, कैसा भी एग्जाम्पल लीजिए आप, है ना, ये हमेशा बढ़ा ही देगा किससे, डेल्टा ओमेगा बाय 2 से। सो एज ओमेगा इज ग्रेटर देन डेल्टा ओमेगा बाय 2, डेल्टा ओमेगा बाय 2, यानी कि ये जो टर्म है वो बहुत ही स्मॉल चेंज देगा। ठीक है, क्या देगा, ये स्मॉल चेंज देगा। अगर ये स्मॉल चेंज देगा तो टाइम के रेस्पेक्ट में एम्पलीट्यूड ज़्यादा चेंज नहीं होगा। ओके, ये स्मॉल चेंज देगा, दैट्स व्हाई द चेंज इन एम्पलीट्यूड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, change in amplitude with respect to time is small, है ना, कि ज्यादा चेंज नहीं आएगा, with respect to time is small, क्योंकि ये स्मॉल हो गया, है ना। तो पहली बात, प्रेशर का फाइनल इक्वेशन ये आया था। उस फाइनल इक्वेशन मैंने इसको कहा था पूरा क्या है, ये एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड है। तो इस एम्पलीट्यूड को मैंने मान करके ये स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखा जो दिख भी रहा है वेव जैसा इक्वेशन। लेकिन एम्पलीट्यूड जिसे माना था वो एम्पलीट्यूड में डेल्टा ओमेगा बाय 2 का टर्म है और टाइम के साथ चेंज भी हो रहा है, यानी कि एम्पलीट्यूड टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होगा। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, आप चाहे ओमेगा 1 ओमेगा 2 कुछ भी लीजिए, अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ द बीट्स ओमेगा विल बी ग्रेटर देन डेल्टा ओमेगा बाय 2। अगर ऐसा है तो ये जो चेंज होगा टाइम के साथ वो बहुत ही कम होगा, यानी कि उसे हम एज ए कॉन्स्टेंट एम्पलीट्यूड मान के आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि हम कुल मिलाकर इसका टाइम के साथ वेरिएशन नेग्लेक्ट कर रहे हैं, बात ये है। ठीक है, चलिए अगर इसे फिक्स एक एम्पलीट्यूड मान लेते हैं, अब क्या है कि प्रेशर का जो रिजल्टेंट इक्वेशन है, नाउ इट इज वेरिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ओमेगा। ओके, यानी कि मैं फाइनल रिजल्ट यही देना चाह रहा था, ये लिख लेना आप, काम आएगा काफी। फाइनल रिजल्ट यही देना चाह रहा था कि द रिजल्टेंट प्रेशर वेव, द रिजल्टेंट प्रेशर वेव is varying with respect to time and with a frequency of omega,
और ओमेगा क्या है, वेयर ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2, यानी कि एक तरह से हमने एवरेज वैल्यू ले लिया है, ठीक है ना। ये लिखिए, अभी बात समझ में आई, उम्मीद है आई होगी और आनी भी चाहिए, इतना भी कोई टफ नहीं बताया है, आसानी बताया है, ठीक है ना। ना ये डेरिवेशन होने के बाद इस इक्वेशन को वापस लिखो, लिखा वापस ना। अब प्रेशर का एनालिसिस करेंगे, प्रेशर का एनालिसिस करेंगे। यहां से साउंड वेव आ रही है, ऐसे मुझे सुनाई दे रही, दूसरी भी आ रही है, उनका प्रेशर मुझे फील हो रहा है, लेकिन मैं प्रेशर फील कर रहा हूं किसी एक पार्टिकल का करना चाह रहा हूं। सो एक पर्टिकुलर पोजीशन हम एनालिसिस करेंगे, एट पर्टिकुलर पोजीशन। ये इक्वेशन वापस लिखना, फिर लिखना एट पर्टिकुलर पोजीशन वी आर एनालिसिस, वी आर गोइंग टू एनालिसिस, ओके। तो एट पर्टिकुलर पोजीशन लेट से x इक्वल टू 0 मैंने ले लिया, सबसे आसान तो यही है। तो x इक्वल टू 0 मैंने लिया, 0 हो गया, ये भी क्या हो गया 0, क्या बचेगा p इक्वल टू 2p नॉट कोस डेल्टा ओमेगा बाय 2t, करेक्ट, और साइन ऑफ ओमेगा t, करेक्ट, सही है। अब ये जो टर्म है वो क्या बच गया अपना, ये है अपना एम्पलीट्यूड, ये है अपना क्या एम्पलीट्यूड, और ये क्या है, ये तो सिंपली ऑसिलेशन है वेव का। चलिए अब मैंने क्या किया स्टूडेंट्स कि एम्पलीट्यूड को तो लिखा ए से, एम्पलीट्यूड को लिखा ए से, और इसको लिखा, इसको मैंने कहा ये बी है, यानी कि ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेशर वेव मिल जाएगा, सही है। चलिए चलिए चलिए, अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं फाइनली ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, फाइनली ग्राफ बनाने जा रहा हूं एट ए पर्टिकुलर पोजीशन x। तो देखिए p इक्वल टू 2p नॉट कोस ऑफ डेल्टा ओमेगा बाय 2 t माइनस एक्स बाई वी था, और साइन ओमेगा t माइनस एक्स बाई वी था, ये इन जनरल इक्वेशन। फिर मैंने कहा कि आप किसी एक पार्टिकल को ले लो, कोई एक पार्टिकल उठा कर लाओ, लाए, वो पार्टिकल था x इक्वल टू 0 पर, पार्टिकल एट x इक्वल टू 0, ठीक है। एट x इक्वल टू 0 पर पार्टिकल का इक्वेशन क्या आएगा, p इक्वल टू 2p नॉट कोस डेल्टा ओमेगा बाय 2t साइन ऑफ ओमेगा t, ठीक है। इस पूरी घटना में इसको तो हमने कहा है एम्पलीट्यूड a, और इसको मैंने b कह दिया है जानबूझकर, को b का कोई खास रिलेशन नहीं है, कोई मतलब नहीं है, b बस एक नाम दिया उसे, ये a फॉर एम्पलीट्यूड है। तो सिंपल सा है कि a और b को मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट द प्रेशर इक्वेशन, ओके। चलो अब देखिए क्या कि जो एम्पलीट्यूड है यानी कि a, एम्पलीट्यूड जो वेव है उसका मुझे ग्राफ बनाना है। तो a इज इक्वल टू वॉट 2p नॉट कॉस ऑफ डेल्टा ओमेगा बाय 2t, यानी कि मैंने क्या किया कि एक पार्टिकल था, उसको पहले एक ही पोजीशन पर रख दिया, यानी कि ये वेव थी, मैंने कहा तुम पार्टिकल को, इस पार्टिकल को उठा लो, इसके ऊपर फोकस करेंगे, बाकी से हम मतलब नहीं। अब ये पार्टिकल क्या कर रहा था, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऑसिलेशन जो भी करेगा देखेंगे अभी, ठीक है, या दाएं बाएं करेगा, ठीक है। चलिए तो देखो p इक्वल टू 2p नॉट कोस डेल्टा ओमेगा बाय t, यानी कि जो एम्पलीट्यूड है कंप्लीटली टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होगा, सो इट्स अ टाइम वर्सेज एम्पलीट्यूड ग्राफ, करेक्ट। चलिए अब मुझे बताओ मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, डोंट कंफ्यूज। अगर a इक्वल टू कोस ओमेगा t लिखा है तो ग्राफ कैसा आता है, ऐसा आता है जिसमें +1 -1 लिखते हैं, ठीक है। यहां पर मैंने 2p नॉट लिख दिया, क्या आ जाएगा 2p नॉट माइनस 2p नॉट, यानी कि ये वाला क्या है उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, यानी कि ग्राफ ऐसा हो जाएगा +2p नॉट माइनस 2p नॉट, ओके। चाहो तो इसे ग्राफ आगे बढ़ा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ऐसी, है ना। चलिए तो ये हो गया a एम्पलीट्यूड का ग्राफ।
टाइम के रेस्पेक्ट में, यानी कि जो पार्टिकल है वो अपनी ही जगह पर, अपनी एक फिक्स पोजीशन पर जब वो 0 सेकंड पर था तब उसका एम्पलीट्यूड 2p0 था, यानी कि ऐसे ऊपर गया इतने प्रेशर के साथ। फिर टाइम थोड़ा आगे बढ़ा, फिर ये 0 हो गया इसका प्रेशर, यानी कि नीचे आया, फिर और नीचे गया, फिर और ऊपर, फिर और ऊपर, यानी कि एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है प्रेशर के हिसाब से, करेगा भी वो अपनी जगह ऐसे 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 प्रेशर में क्या हो रहा है, वाइब्रेशन। ओके, चलिए अब ये इसकी बात खत्म हुई। अब हम बात करते हैं बी की। बी क्या है, साइन ओमेगा टी। बी क्या है, साइन ओमेगा टी है। तो बी है साइन ओमेगा टी और ए था क्या, 2p0 cos डेल्टा ओमेगा बाय 2t। तो अभी हमने देखा था कि साइन है, साइन का ग्राफ तो ऐसा आएगा, है कि नहीं, ऐसा आएगा। तो यहाँ एम्पलीट्यूड कुछ नहीं, मतलब ये +1 और ये -1, सही। ओके, अब क्या करें, अब फर्क है, फर्क क्या है, यहाँ ओमेगा है और यहाँ डेल्टा ओमेगा था, यानी कि डेल्टा ओमेगा बाय 2 था। मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, ओमेगा 1 = 50 लिया था, कुछ भी लो, ऐसे कुछ भी करके देखिए आपका आंसर आएगा, है ना। डेल्टा ओमेगा बाय 2 आया था इसमें 5 और ओमेगा आया था 45, सही है। यानी कि यू कैन से यहां पर फ्रीक्वेंसी उसका 5 हर्ट्ज है, ऐसा कुछ, यहां पर उसका फ्रीक्वेंसी समथिंग लाइक 45 हर्ट्ज है ना। अगर ऐसा है, अगर हाँ वो 2 पाई जाएगा नीचे, उसको मैंने इग्नोर कर दिया है, ठीक है। अगर ऐसा है, यानी कि ये 1 सेकंड में 5 साइकिल देगा और ये 1 सेकंड में कितना देगा, 45 साइकिल्स, यानी कि ये 1 सेकंड में 5 साइकिल, ये 1 सेकंड में 45 साइकिल, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर ये 1 सेकंड में एक ही साइकिल देगा तो क्या ये भी एक ही देगा, नहीं, ये 1 सेकंड में 30 से 40 साइकिल दे देगा, यानी कि इसका जो साइकिल है कम ही रहेगा, वो तो हमने देखा ही था, इसका साइकिल ज्यादा रहेगा किसी एक का, तो वही है, इसके ज्यादा बना देंगे, ठीक है। मैंने बहुत सारे बना दिए। अब देखो, फाइनली नाउ वी आर कमिंग टू द बीट्स। कोई ये मत कहना कि बोरिंग हो गया लेक्चर, न्यूमेरिकल करना बाकी है अभी, ठीक है ना। न्यूमेरिकल में ही जी जान लगाएंगे। बस एक छोटा फॉर्मूला चाहता तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता, लेकिन मजा आएगा डायरेक्शन करेंगे तो, है कि नहीं, क्योंकि अपने स्टेट बोर्ड के सिलेबस में इस ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्रेशर। ओके, तो देखिए अब आपको क्या करना है, दोनों को सुपर इंपोज करना है, दोनों को सुपर इंपोज करना है। कैसे, देखिए पहले मैं ये बना दे रहा हूं, ओके। ऐसा ही मैंने नीचे बना दिया, क्यों बनाया, यू विल गेट द आइडिया। ओके, डैश डैश इसे भी बना देते हैं, ये लो, अच्छा लगेगा। अब ये तो बना दिया, ये कहां जाएगी, ये यहीं पर आएगी, ठीक है। यही है बीट्स, यही है क्या, बीट्स, यही है बीट्स। जी हाँ, जब आप दो अलग अलग तरह के साउंड सुनते हैं तब आपको ये दोनों मर्ज होकर सुनाई देती है और तब उसका शेप ऐसा बनता है। कहीं पर मैक्सिमम सुनाई देगा धूम धड़ाम ढम 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 ढम, और फाइनल फिर 0, फिर धूम धड़ाम, फिर ये 0, फिर धूम धड़ाम, है कि नहीं। तो ये ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये था बीट्स का कंसेप्ट। ओके, चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे कि बीट्स का वेव हमने समझ लिया। फॉर्मूला तो कुछ आया नहीं भाई, फॉर्मूले के नाम पर केवल प्रेशर इक्वेशन आई है। चलिए देखिए, बीट्स कुछ ऐसा आया, सही ना, बीट्स कुछ ऐसा आया। तो देखिए जहां पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम है वो क्या होगा, मैक्सिमा,
जहाँ पर ये वैल्यू क्या है मैक्सिमम, वहाँ क्या होगा मैक्सिमम होगा। तो देखिए अभी कुछ और चर्चा करते हैं। ये एम्पलीट्यूड था ऐसा, और ये ऑसिलेशन वाला पार्ट। तो देखो बीट्स में एम्पलीट्यूड डिसाइड करता है कि कितना साउंड आपको सुनाई देगा। एम्पलीट्यूड विल डिसाइड कि हाउ मच लाउडनेस यू विल हियर। ओके, सो एम्पलीट्यूड डिसाइड द लाउडनेस ऑफ साउंड। तो ये क्या डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है कि कितनी बार सुनाई देगा। ओके, यानी कि ऑसिलेशन। तो ये ऑसिलेशंस देगा और ये एम्पलीट्यूड देगा, दोनों का मिक्सअप क्या है बीट्स। ओके, तो यहां पर मुझे मैक्सिमा दिखाई दे रहा है, मैक्सिमा, ये भी मैक्सिमा। एम्पलीट्यूड में नेगेटिव मीनिंगलेस है, क्यों? क्योंकि जब एम्पलीट्यूड ही कहते हो तो पॉजिटिव रहने वाला है ना। तो ये मैं माइनस दिखा रहा हूं ना, तो ये भी क्या है एम्पलीट्यूड ही है, जिसे हम पॉजिटिव लेके चलते। ओके, चलिए। तो फॉर लाउड साउंड एम्पलीट्यूड मस्ट बी मैक्सिमम। एम्पलीट्यूड कौन है? ये 2p0 cos डेल्टा ओमेगा बाई 2 t इज इक्वल टू मैक्सिमम। इसका मैक्सिमम होना केवल इस फंक्शन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि यही तो वैल्यू है जो चेंज होगी। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? -1 या +1। लेकिन 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 कॉस का ग्राफ बनाया, कॉस का ग्राफ बनाया, 0 पर ये +1, ठीक है, फिर ये π/2 पे 0, और ये फिर पाई पर -1, फिर ये 3π/2 और ये 2π पर फिर से 1। तो मैक्सिमम वैल्यू वही अपने लिए जो +1 और -1 दे रही है, क्योंकि एम्पलीट्यूड नेगेटिव अगर बात करते हैं वो मीनिंगलेस है, उसको हमें पॉजिटिव ही लेके चलना है। ठीक है, तो मैक्सिमम कहाँ कहाँ मिल रहा है? कॉस की वैल्यू फॉर मैक्सिमा cos डेल्टा ओमेगा बाई 2t इज मस्ट बी इक्वल टू +-1। सही है? अगर ऐसा है तो ये वैल्यू कहाँ कहाँ मिल रही है आपको? ये मिल रही है मुझे 0 पर, सही ना, 0 पर, पाई पर, 2π पर, है ना, 0, पाई, 2π, 3π एंड सो ऑन, ऐसे ही चलते जाएगी। ओके, यहां से कुछ लिखना तो लिख लो भाई, आगे बढ़ेंगे। फॉर्मूला यहीं से आने वाला है, बस उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे और कहानी यहीं पे खत्म। डेल्टा ओमेगा, डेट मीन्स ω1 माइनस ω2 अपॉन 2 t इज इक्वल टू 0, पाई, 2π एंड सो ऑन। ω1 को क्या लिख दें? 2πf1 माइनस 2πf2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, सॉरी मल्टीप्लाइड बाई टाइम तो मैं भूल ही गया, 0, पाई, 2π एंड सो ऑन। इधर मिटा दे रहा हूं ना, टू कॉमन ले ला, 2, 2, 2, ठीक है, ये बचेगा। तो पाई भी कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? f1 माइनस f2 इज t इक्वल टू 0, पाई, 2π, 3π एंड सो। अब मुद्दे की बात ये कि जो आपको बीट सुनाई दे रही थी, सही ना, बीट्स हमें जो सुनाई दे रही थी वो बीट्स पहली बार कब सुनाई देगी? जब ये 0 पर होगा, सही है ना। जब ये 0 पर होगा तो फर्स्ट मैक्सिमा यानी कि फर्स्ट लाउडनेस मुझे कब सुनाई देगी? दैट इज पाई f1 माइनस f2 इज इक्वल टू 0। सॉरी ये t भी है, तो t इक्वल टू कितना आ गया? 0 सेकेंड पर आपको सुनाई देगी पहला लाउडनेस, करेक्ट। तो पहला जो लाउडनेस होगा वो 0 पर सुनाई देगा। 0 पर सुनाई देगा, दैट मीन्स ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो अगर उस ग्राफ मैंने यहाँ से बना दिया है तो उसे ऊपर कर लेना, वो यहाँ से सुनाई देगा, ठीक है ना। यानी कि ग्राफ यहाँ से स्टार्ट करना, क्योंकि t इक्वल टू 0 पर लाउड
सुनाई दे रहा है, ठीक है। अरे ग्राफ जो भी बनाए थे ना तीनों एक साथ, उसी में उसको यहाँ से कर लेना, क्योंकि हमें t = 0 पर सुनाई दे रहा है। ओके, सेकंड मैक्सिमा, सेकंड बार मुझे लाउड आवाज कब सुनाई देगा? जब ये पाई पर आएगा। ओके, तो पाई f1 माइनस f2 इस t = ये t1 कह देते हैं। पहली बार जब सुनाई दिया, पहला बार, ओके, पाई से पाई कट गया, तो t = 1/f1 माइनस f2 सेकेंड, यानी कि सेकंड मैक्सिमा मुझे इस सेकंड पर सुनाई देगा, t2 पर। ओके, इसी तरह से t3 थर्ड मैक्सिमा क्या आ जाएगा? 2/f1 माइनस f2। ओके, तो ये आ गया भाई पहला मैक्सिमा। मुझे पहली बार लाउड आवाज 0 सेकंड पे सुनाई देगी, दूसरी बार जो लाउड आवाज सुनाई देगी यानी दूसरी बार जो मैक्सिमा सुनाई देगा वो 1/f1 माइनस f2 सेकंड पर सुनाई देगा। तीसरा जो लाउड सुनाई देगा वो 2/f1 माइनस f2 सेकंड पर सुनाई देगा, ठीक है ना। चलिए इतना लिख लीजिए, बढ़े आगे। अब अगला मुझे ये बताइए कि आपको एक मैक्सिमा सुनाई देने में कितना समय लगा? टाइम टेकन बाय द लाउड साउंड टू गेट हियर्ड। ओके, टाइम टेकन बाय द लाउड साउंड टू गेट हियर्ड, हमें सुनाई दे जाए उसके लिए कितना टाइम लगेगा? तो पहली बार हमें कब सुनाई दे रही थी? 0 पर। दूसरी बार 1/f1 माइनस f2, सही ना। तो पहली बार दी जो है 0 सेकंड पर, दूसरा 1/f1 माइनस f2। तो इन दोनों में जो टाइम लगा है वही टाइम लगेगा दूसरी बार मुझे सुनाई देने में। तो टाइम टेकन बाय द लाउडनेस टू गेट हियर्ड, इतना ही तो लगेगा, यानी कि t2 माइनस t1, यानी कि 1 मैक्सिमा फॉर 1 मैक्सिमा टाइम कितना लगेगा? t2 माइनस t1, करेक्ट। या फिर आप ऐसा भी तो कह सकते हैं कि t3 माइनस t2 भी तो कह सकते हैं, चलेगा, उससे भी सेम ही आंसर आएगा, करके दिखाएंगे। फॉर 1 मैक्सिमा t2 माइनस t1, यानी कि 1/f1 माइनस f2 माइनस 0, तो 0 हो गया। यानी कि एक मैक्सिमा आपको सुनाई दे उसके लिए इतना सेकंड लगेगा फॉर 1 मैक्सिमा, सही है। तो t2 माइनस t1 किया तो ये आया, ओके ओके ओके। अगर t3 माइनस t2 करते तो क्या सेम ही चीज आती? जी हाँ, सेम ही आता, ठीक है, करके देख लेते हैं। 2/f1 माइनस f2, यानी कि दूसरी बार हमें एक अगला साउंड सुनाई दे, अगला मैक्सिमा, तो 1/f1 माइनस f2, एलसीएम सेम है तो क्या आ जाएगा? तो सेम ही आएगा, हर बार हमें यही टाइम लगेगा, एक फिक्स टाइम ही लगेगा, क्योंकि पीरियोडिक मोशन था, हमें पहले से पता होना चाहिए। ओके, तो एक मैक्सिमा सुनाई देने के लिए मुझे इतना सेकंड का इंतजार करना पड़ेगा। तो मुझे बताइए उल्टा अगर मैं पूछूं कि एक सेकंड में कितना मैक्सिमा, तो एक सेकंड में कितना मैक्सिमा कितना आ जाएगा? सो 1 सेकंड में f1 माइनस f2 मैक्सिमा, सही है। और एक सेकंड में जो कुछ भी सुनाई देता है उसी को क्या कहते हैं? बीट्स। ओके, तो यही क्या है? These are the number of beats in 1 second, ठीक है। तो यही अपना डेरिवेशन था, इज इक्वल टू f1 माइनस f2 हर्ट्ज। ओके, नंबर ऑफ बीट्स इन 1 सेकेंड। चाहो तो इसे मॉडुलस लगा लो, पॉजिटिव ऑलवेज। इसी को क्या कहते हैं? बीट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और अब सीधी सी बात मैं ये बताता हूं, यही एक फॉर्मूला है जिस पर सारे क्वेश्चन बनने हैं बीट्स में। अब चाहे आप इस फॉर्मूले को रट लीजिए, समझ लीजिए, अगर नहीं आया तो मुझसे पूछ लीजिए वापस, ठीक है। और अभी मैंने बताया था इसी फॉर्मूले को मैक्सिमा से आप चाहें तो मिनिमा से भी कर सकते हैं। हिंट दे देता हूं, करके देख लेना कैसे, कि कोस डेल्टा ओमेगा बाई 2t मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम कब होगा वो देखेंगे, एम्पलीट्यूड जब ये 0 होगा।
जीरो कहाँ कहाँ होता है, π/2 पर, 3π/2 पर, उससे भी करेंगे तब भी सेम आंसर ही आएगा यही। ठीक है, करके देख लेना, विश्वास ना हो तो। चलिए, तो अब हम इसके कुछ सवाल करेंगे, तो सवाल करते हैं। लिखता हूँ मैं सवाल। ओके, मैंने सवाल लिखा है, दिख रहा होगा, दिखेगा, बोर्ड पे ही लिखा है कि नहीं, कहीं और लिखे तो नहीं लिखते। चलिए, ये स्टेटमेंट आपके लिए, बोर्ड के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, और हर साल इस पर एक सवाल 1 नंबर का, 2 नंबर का पूछा जाता है शॉर्ट में या फिर ऑब्जेक्टिवली। क्या है? द फिनोमिना ऑफ बीट्स कैन बी ऑब्जर्व बाय टेकिंग 2 ट्यूनिंग फॉर्क्स, यानी कि लेबोरेटरी के अंदर आप बीट्स को फील कर सकते हैं, उसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कैसे? फॉर दैट पर्पज यू हैव टू टेक 2 ट्यूनिंग फॉर्क्स। तो लेट्स से वी हैव टेकन 2 ट्यूनिंग फॉर्क्स, ठीक है, A एंड B। ट्यूनिंग फॉर्क मीन्स ये है ना, इसको मारो ऐसे तो क्या करेगा, ये वाइब्रेट करेगा। चलिए, ट्यूनिंग फॉर्क हो गया। टेकिंग 2 ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, इसका फ्रीक्वेंसी F है, इसका भी अभी F है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं, इसे क्या कहते हैं? प्रोंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोंग्स। इन्हें प्रोंग्स कहते हैं, जो विंग्स की तरह है इसके लिए, दे आर प्रोंग्स। ओके, तो पहले जब हमने ट्यूनिंग फॉर्क लिए थे, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम थी, तो फ्रीक्वेंसी सेम है तो बीट्स कहीं दूर दूर तक नहीं होगी। ओके, नाउ व्हाट वी हैव डन, वी हैव डन बाय पुटिंग सम वैक्स, यानी कि मोमबत्ती, मोमबत्ती देखा है ना, हाँ, कैंडल, वैक्स ऑन प्रोंग्स ऑफ वन ऑफ द फॉर्क। तो अब मान लो मैंने इसके किसी एक प्रोंग पर वैक्स फिक्स कर दिया बाय लिटिल अमाउंट, ठीक है, थोड़ा बहुत लगा दिया। सो व्हाट इट टेल्स, लोडिंग विथ वैक्स डिक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ट्यूनिंग फॉर्क। अब इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, यानी कि पहले अगर दोनों का फ्रीक्वेंसी F1 और F1 था, तो अभी F1 नहीं रहकर के F2 हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, कम हो जाएगी कुछ, तो कम होनी ही थी, क्योंकि जब इसके ऊपर हमने कुछ मास सस्पेंड कर दिया है वैक्स का, तो वो उसे क्या करेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी कम करेगा। इट्स वेरी लॉजिकल एंड वेरी प्रैक्टिकल। ओके, तो ये लिख लीजिए, एक बहुत महत्वपूर्ण है ना। अब हम करेंगे 2 सवाल जो हैं बीट्स पर। लिख चुके हैं, सवाल भी लिख लीजिए। पहला सवाल लिखेंगे, ये तो शायद इस साल भी पूछा गया था स्टूडेंट, ये जो अपना इस साल एग्जाम हुआ है ना 12th वालों का, इसमें भी ये सवाल पूछा गया, उससे पिछले साल भी पूछा गया, हर साल पूछा ही जाता है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे रट लो, दिमाग में सेव कर लो। चलिए, एक ट्यूनिंग फॉर्क है, ये ऐसी वर्मा से सवाल उठाया मैंने। एक ट्यूनिंग फॉर्क ए, जो कि CET लेवल का है, नेट वालों के लिए भी, एक ट्यूनिंग फॉर्क ए। तो लेट से एक ट्यूनिंग फॉर्क ए है जिसका फ्रीक्वेंसी FA, लेट से FA कह देते हैं 384 हर्ट्ज। ओके, गिव्स 6 बीट्स इन 2 सेकेंड। तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या थी? बीट्स फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में कितना बीट सुनाई दिया, वही बीट फ्रीक्वेंसी है, यानी कि नंबर ऑफ बीट्स इन 1 सेकेंड, और 1 सेकंड में कितना सुनाई देता है? F1 माइनस F2, ठीक है, उसी को हमने बीट फ्रीक्वेंसी कहा था। ओके, इसने कहा इट प्रोवाइडेड 6 बीट्स इन 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड में 6 बीट्स, तो अगर 1 सेकेंड के लिए मिल जाए तो बात बन जाए, है कि नहीं? तो 1 सेकेंड के लिए कितना जाएगा? 3 बीट्स, और यही इक्वल है किसके? F1 माइनस F2 के लिए, क्योंकि 1 सेकेंड में क्या होती है? F1 माइनस F2 बीट्स होते हैं, और इसने कहा 3 बीट्स है। ओके, इट्स वेरी गुड। चलिए, अब कब होता है ये? व्हेन साउंडेड विद अनदर ट्यूनिंग फॉर्क B, जब किसी और ट्यूनिंग फॉर्क के साथ इसे साउंडेड किया जाता है। व्हाट कुड द फ्रीक्वेंसी ऑफ B, B की फ्रीक्वेंसी क्या क्या हो सकती है? तो इसे F1 माइनस F2 नहीं कह करके FA माइनस FB कह देते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन FA माइनस FB इज इक्वल टू 3, FA माइनस FB इक्वल टू 3, ये इतना लेके मैं आगे बढ़ूंगा। FA माइनस FB इक्वल टू कितना है? 3 है।
और ये मोड मैंने कहा है क्योंकि हमें नहीं पता कौन बड़ी है कौन छोटी, तो मोड हटाएंगे तो प्लस माइनस 3, ऐसा हम करके चलते हैं, ठीक है। एक बार प्लस एक बार माइनस, तो अरे भाई मॉडुलस हटाएंगे तो एक बार प्लस और माइनस दोनों आता है ना, वेरी सिंपल है कि नहीं, दोनों ही ले लेते हैं। -3, ओके। नाउ एफ बी इज इक्वल टू एफ ए प्लस 3 और एफ बी इज इक्वल टू एफ ए -3, ओके। तो एफ बी कितना आ जाएगा, एफ ए कितना है 384 है, प्लस 3 कितना हो जाएगा 387 हर्ट्ज। यस, दिस कैन बी ए फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ट्यूनिंग फॉर्क बी, ये बी लिखा है, बी नहीं लिखा जा रहा, क्या हो गया। 384 माइनस 3, इट्स 381 हर्ट्ज, सही है ना। तो ये देखिए कितना आसान था, मतलब बी की दो फ्रीक्वेंसी हो सकती है, दोनों में से कोई सी भी है, वो डिपेंड करेगा कि आगे कौन सी घटना हुई उसके साथ, लेकिन हमने सवाल में इतना ही पूछा, ठीक है। लिखिए और क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये भी ऐसा ही है, बहुत ही आसान है, जैसा कि अभी मैं बताया था ना वो वैक्स वाला कंसेप्ट, उसी वैक्स वाले कंसेप्ट पर ही आधारित है। ये क्या है, ये कि दो ट्यूनिंग फोर्क है, दो ट्यूनिंग फोर्क बना लो, बना चुके हैं ए एंड बी, तो ए और बी नाम भी दे दो। प्रोड्यूसेस 4 बीट्स पर सेकंड, इस बार इसने डायरेक्ट ही दिया है कि 1 सेकंड में कितने बीट्स आ रहे हैं, 4 बीट्स आ रहे हैं, ओके। तो ट्यूनिंग फोर्क ए भी है बी भी है, तो ए और ये बी, और 1 सेकंड में 4 बीट्स। When sounded simultaneously, the frequency of A is known to be, frequency of A is known to be 256 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ B हमें पता नहीं है ना। When B is loaded with a wax, अब क्या किया, दूसरा केस दे दिया कि वही दो हैं, लेकिन B पर हमने क्या किया, वैक्स कलेक्ट करके किसी एक ब्रॉन्ज पर लगा दिया, okay। B is loaded with a little wax, when B is loaded with a little wax 4 beats per second are again produced। जब उसे वैक्स लगा दिया है तब भी कितना आता है, 4 बीट्स पर सेकंड ही आता है। ये कैसी कहानी हुई, अगेन 1 सेकंड में कितना आ रहा है, 4 बीट्स ही आ रहे हैं। देन फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ बी बिफोर एंड आफ्टर लोडिंग, तो ये तो है बिफोर वाला केस, बिफोर लोडिंग ऑफ वैक्स, एंड ये है आफ्टर लोडिंग वाला केस। तो देखिए हमें जो कंसेप्ट पता है वो ये कि अगर आपने वैक्स लगाया है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होनी है, हमें ये पता बस, ठीक है। चलिए इसका फ्रीक्वेंसी एफ बी, तो 1 सेकेंड में 4 बीट, यानी कि 1 सेकेंड में अपने अकॉर्डिंग क्या होगा, F1 माइनस F2, और यू कैन से एफ ए माइनस एफ बी, करेक्ट। यानी कि एफ ए माइनस एफ बी इज इक्वल टू 4, तो एक बार प्लस एक बार माइनस ले लें, ये +4 एक बार माइनस, ओके। बताओ एफ बी कितना आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दें, एफ ए तो दिया है 256 माइनस 4 इक्वल टू एफ बी, 256 प्लस 4 इक्वल टू एफ बी, तो कितना बच जाएगा 252 हर्ट्ज। ये कितना आ जाएगा 260 हर्ट्ज, ठीक है, बिफोर लोडिंग। ये दो फ्रीक्वेंसी मिली, अभी पता नहीं आंसर है ना, आंसर नहीं पता अभी। अब अगला, जब वैक्स लगा दिया है तो वी डोंट नो फ्रीक्वेंसी स्टिल एफ बी, और ये एफ ए वही है 256 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी नो डाउट चेंज होगा, ठीक है, चेंज होगा। तो एफ बी माना, क्यों नहीं माना है एफ बी डैश, क्योंकि खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, कैसे देखिएगा अभी सवाल पता चल जाएगा। डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, इसको इससे कंफ्यूज मत करो, ओके। चलिए इसको इससे कंफ्यूज नहीं कीजिए, वो एफ बी अलग ही है, ओके। तो अगेन एफ ए माइनस एफ बी इज इक्वल टू 4, फिर से यहाँ से एफ बी, यहाँ से एफ ए माइनस एफ बी प्लस लो एक बार 4, एक बार माइनस लो
-4, अरे सेम ही आंसर आएगा तब तो, है कि नहीं, सेम ही आएगा। इट्स 252 हर्ट्ज, यहां से आएगा 260 हर्ट्ज। लेकिन अभी तो आंसर पता ही नहीं चला, इतना पता है इसमें वेक्स लगाया है तो फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए थी। अब सपोज मैं इसकी फ्रीक्वेंसी अगर 252 मान लेता हूं बिफोर लोडिंग, ठीक है, क्योंकि दोनों में से कोई एक लेना है, तो मान लो मैं ये लिया, तो इस केस में 252 से कम आनी चाहिए। क्या 252 से कम कोई है? नहीं है, यानी कि यह आंसर नहीं होगा। नाउ लेट्स टेक 260। अगर मैं बिफोर लोडिंग फ्रीक्वेंसी ये लेता हूं तो आफ्टर वैक्सिंग, यानी कि वैक्स लगाने पर, आफ्टर लोडिंग द वैक्स फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए, तो 260 से कम आना चाहिए। क्या इन दोनों में से कोई ऐसा फ्रीक्वेंसी है जो 260 से कम है? हाँ है, ये रहा। यानी कि बिफोर लोडिंग आपका आंसर आएगा इट्स 260 हर्ट्ज, और आफ्टर लोडिंग इट्स 252 हर्ट्ज। समझे? देखिए कितना आसान था, है कि नहीं? लिख लीजिए इसे, एक अंतिम सवाल करवाते हैं उसके बाद। ये आना चाहिए सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक मायनों। चलिए अगला सवाल मैंने लिख दिया है, उम्मीद है आप इसे ट्राई कर सकते हैं। वैसे मैं बताऊंगा, चिंता वाली बात नहीं। वेवलेंथ ऑफ 2 नोट्स इन एयर इज 2 नोट्स इन एयर, तो हवा का मीडियम है ये एयर मॉलिक्यूल्स, ये एयर मीडियम है, समझ गया? चलिए एयर मीडियम। 2 नोट्स इन एयर इज, मतलब पहला नोट जहां पर हम म्यूजिक क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा कुछ दिया है, तो पहला हम यहां पे क्रिएट कर रहे हैं 90/175 मीटर, दूसरा 90/173, ठीक है। तो पहला हमने मान लिया ये इतना है, वैसे वेवलेंथ दिया ये, तो पहला जो नोट है, नोट मतलब जहां पर म्यूजिक वगैरह हम क्रिएट कर रहे हैं, पर्टिकुलरली जहां प्लग करके, λ1 पहले का और दूसरे वाले का 90/173 मीटर। ईच ऑफ दिस नोट्स प्रोड्यूसेस 4 बीट्स पर सेकेंड, ठीक है। तो ये जो है 1 सेकेंड में 4 बीट्स देंगे, ये भी और ये भी 4 बीट्स देगा, ये भी 4 बीट्स देगा, ओके। किसके साथ? विथ ए थर्ड नोट, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये पहला नोट फर्स्ट, ये सेकंड नोट, तो मैं थोड़ा ठीक से बना देता हूं। फर्स्ट नोट, सेकंड नोट, फर्स्ट नोट कहता है कि मेरा λ1 कितना 90/175, सेकंड नोट कहता है मेरा वेवलेंथ कितना 90/173 मीटर, ठीक है। अब ईच ऑफ दीज नोट प्रोड्यूसेस 4 बीट पर सेकंड विद थर्ड नोट, तीसरा नोट यहां कहीं है। नोट वो नहीं है गांधी जी वाला, ये नोट कुछ म्यूजिक वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट नोट ने इसके साथ कुछ सेटअप किया, सेटअप करके इन दोनों के बीच में 1 सेकंड के अंदर कितने बीट आ रहे हैं? 4 बीट्स। इन दोनों के बीच में भी 1 सेकंड के अंदर कितने बीट्स आ रहे हैं? 4 बीट्स, ऐसा सवाल कह रहा है। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, तो पूरा जो घटनाक्रम हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? एयर में हो रहा है, और एयर में आपको वेलोसिटी ऑफ साउंड बताना है, ठीक है। चलिए क्या करें क्या करें क्या करें, तो देखिए वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो तो केवल मीडियम पर डिपेंड करती है, तो चाहे यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, कहीं पर भी उसकी वेलोसिटी v ही रहने वाली है। लेकिन लेमडा चेंज है तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, f1, इसका फ्रीक्वेंसी होगा f2, और इसने कहा है थर्ड नोट ऑफ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, इसका फ्रीक्वेंसी फिक्स है, लेट्स से f, ओके। चलिए तो देखिए f1 और f, ये वाला और ये दोनों देखते हैं क्या 4 बीट्स, तो इन दोनों के बीच में बीट फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? f1 माइनस f या f माइनस f1, वी डोंट नो। तो उसके लिए क्या करते हैं, देखो λ1 90/175 है,
लेमडा 2 90/173 है। डिनोमिनेटर में अगर वैल्यू छोटी है तो क्या होगा, वो नंबर बड़ा होगा, यानी कि लेमडा 2 बड़ा है, लेमडा 1 छोटा है। तो लेमडा 2 इज ग्रेटर देन लेमडा 1, यानी कि F1 क्या होगा, इज ग्रेटर देन F2। सही ना, फ्रीक्वेंसी में डबल हो जाएगा, उल्टा हो जाता है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा, F1 माइनस F विल बी द फ्रीक्वेंसी, यहां से क्या आ जाएगा, F माइनस F2 विल बी द फ्रीक्वेंसी, बीट फ्रीक्वेंसी। ओके, चलिए अब खत्म, खेल खत्म। क्या कि F1 माइनस F इक्वल टू कितना, 4 है, F माइनस F2 कितना है, 4 है। चलिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, एट बोथ ऑफ देम। वाई, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ साउंड फाइंड करना है, क्योंकि एक इक्वेशन 3 वेरिएबल, सॉरी 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल हो गए ना। तो F1 माइनस F2 इज इक्वल टू कितना, 8 हर्ट्ज। F इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, V बाय लेमडा इक्वल टू 8, V कॉमन लेंगे, 1/λ1 माइनस 1/λ2 इज इक्वल टू 8। इस सवाल का खास ध्यान रखना है, स्टेट बोर्ड में दिया है, 2 या 3 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन अपने बुक में ही, ठीक है ना। लेमडा 1 कितना है, 90/175, और ये कितना, 90/173। तो इसका फाइनल आंसर मुझे आप आंसर बता देना कितना आता है, बताएंगे या फिर कर दें, बता ही देना आप ही लोग, है ना। चलिए, तो इसी के साथ स्टूडेंट आज का हम लेक्चर कंप्लीट करते हैं। ओके, तो इट्स 360 आएगा, और क्या 72 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसमें कोई डाउट हो, कुछ भी हो तो बताना, और मज़े कीजिए, पढ़ाई करते रहिए।